हेलो एंड वेलकम टू स्टडी 24 HR। तो आज हम अपने जनरल स्टडीज़ के सेशन में कवर करेंगे। जो लास्ट सेशन में हमने कवर कर रहे थे कि उत्तराधिकार जो देसी राज्यों का होता है। हमने डिस्कस कर लिया था कि भाई कैसे मुग़ल साम्राज्य कमज़ोर हो जाता है औरंगज़ेब की डेथ के बाद, और एक के बाद एक आपका बंगाल, है ना, हैदराबाद कैसे अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर देते हैं। त्रावणकोर भी हमने डिस्कस कर लिया था, और हमने जो मैसूर है उसको भी डिस्कस कर लिया था। उसी क्रम में जो अगला राज्य आता है वो आता है मराठा साम्राज्य। वर्तमान गुजरात, महाराष्ट्र और दक्षिणी मध्य प्रदेश का जो हिस्सा है, और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना का कुछ पार्ट, कर्नाटक का कुछ अपर पार्ट मिला के ये मराठा साम्राज्य बना था। हालांकि इसकी जो शुरुआत थी वो शुरुआत हो गई थी औरंगजेब के टाइम से। छत्रपति शिवाजी महाराज, जिनको हम सभी जानते हैं, उन्होंने इस की नींव रखी थी, इस साम्राज्य की नींव रखी थी। अ, बाद में कालांतर में ये लोग इतने ज़्यादा शक्तिशाली हो गए कि इनको बोला जाने लगा कि भाई ये मुगलों के उत्तराधिकारी हैं। बाद में जब मुगल सत्ता कमज़ोर हो जाती है आफ्टर औरंगजेब की डेथ के बाद, तो ऐसा लगने लगता है कि अब मुगल सत्ता जो है बहुत दिनों तक इंडिया का जो दिल्ली का थ्रोन है उस पर काबिज नहीं रहेगी, और मराठे बहुत जल्द ही इसको अपने कब्जे में लेने लगेंगे। ठीक है, तो मराठा साम्राज्य था, इसकी स्थापना किसने करी? छत्रपति शिवाजी महाराज। शुरुआत इन्होंने की, स्थापित इन्होंने करा। बाद में क्या था कि ये औरंगजेब के साथ लड़ाइयों में उलझे रहे, और ज़्यादातर ये भागते रहे लड़ाई के चक्कर में, कभी मतलब स्थिर नहीं रह सके। ठीक है, बहुत बहादुरी से इनके साथ लड़े और स्थिर नहीं रह सके। बाद में इनके बाद जो पेशवा बनते हैं संभाजी। संभाजी के साथ भी औरंगजेब का जो है क्लैश होता है। ठीक है, फाइनली एक युद्ध होता है जिसमें संभाजी को और उनके जो बेटा होता है साहू जी को पकड़ के कैद में डाल दिया जाता है। संभाजी को मृत्युदंड दे दिया जाता है, जबकि जो साहू जी हैं उनको कैद में रख लिया जाता है। ठीक है, साहू जी के कैद में रहने के बाद जो पेशवा बनते हैं वो बनते हैं आपके राजा राम। ठीक है, क्योंकि साहू जी कैद में होते हैं, और जो मराठा होते हैं उनके लिए एक पेशवा की ज़रूरत, किंग की ज़रूरत होती है, तो राजा राम को बनाया जाता है मराठों का किंग। लेकिन राजा राम के साथ भी वही स्थिति होती है, औरंगजेब लगातार साम्राज्य पर आक्रमण करते रहता है और वो कभी स्थिर नहीं हो पाते हैं। तो उनकी अनप्रेजेंट में, ठीक है, राजा राम की अनप्रेजेंट में, और फाइनली जब राजा राम की मृत्यु हो जाती है तो उनकी पत्नी है ताराबाई, उन्होंने अपने 7 साल के बेटे को थ्रोन पे बिठाया और उसके नाम से शासन करने लगी। कालांतर में 1707 में औरंगजेब की डेथ हो जाती है और साहू जी को रिहा कर दिया जाता है, और ये आके पुनः जो है पेशवा बन जाते हैं, जो छत्रपति बन जाते हैं, किंग बन जाते हैं। और इनके जो पेशवा होते हैं वो होते हैं बालाजी विश्वनाथ। एक्चुअली में क्या है, ये पेशवा क्या होता है कि छत्रपति जो शिवाजी महाराज थे ना, इन्होंने अष्टप्रधान की एक अष्टप्रधान की रचना की। 8 तरह के मंत्री वगैरह होते थे, आज जिन्हें हम मंत्री बोलते हैं, तो 8 तरह के लोग हुआ करते थे, डिफरेंट डिफरेंट तरह का एडमिनिस्ट्रेशन संभालते थे। और उस समय जो पेशवा जो होता था वो एज ए होम मिनिस्टर काम करता था या प्राइम मिनिस्टर काम करता था।
ठीक है। लेकिन जो फाइनल ऑर्डर होता था वो छत्रपति का ही होता था। लेकिन जब साहू जी छत्रपति बने और उन्होंने बालाजी विश्वनाथ को पेशवा बनाया, ठीक है। अब तो जिस जो किंग मेकर है वो बट्टू, वैसी बात है, बहुत ज़्यादा ताकतवर होगा। तो ये ताकतवर बन के उभरे, इन्होंने बहुत सारी जो ताकत थी अपने हाथों में ले ली। तो सही मायनों में जो पहले पेशवा थे, ताकतवर पेशवा, वो बालाजी विश्वनाथ को ही माना जाता है। खैर 1720 में इनकी डेथ हो जाती है, बालाजी विश्वनाथ की। 1720 में इनकी डेथ हो जाती है बालाजी विश्वनाथ की। अब भाई समय आता है कि भाई एक नया पेशवा चुना जाएगा। तो जो बालाजी विश्वनाथ के जो सुपुत्र थे, ठीक है, बाजीराव प्रथम, पेशवा के चुनाव के लिए एक प्रतियोगिता रखी जाती है, उसको जीत जाते हैं, ठीक है। तो 1720 में ये पेशवा बन जाता है, ठीक है। और एक बहुत महान लड़ाके, एक महान रणनीतिकार होने की वजह से इनका जो ऑरा है वो छत्रपति से भी बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है, ठीक है। तो ये 1720 से, हालांकि बहुत कम समय तक, 20 सालों तक ये पेशवा रहे, ठीक है। इन्होंने जो मराठा साम्राज्य है उसको राजस्थान और दिल्ली के आसपास के एरियो तक फैला दिया। इन्होंने, इसका रीजन क्या था इनकी जीतने की वजह का? एक तो इनकी रणनीति, दूसरी इन्होंने तरह तरह के अलायंस करने शुरू कर दिए। जैसे इन्होंने हिंदू पद पातशाही की शुरुआत की, उन्होंने हिंदू पद पातशाही की शुरुआत करी कि भाई सर हिंदू जो हैं सारे एक ही हैं और हमें जो लड़ना है इस्लामिक इन्वेडर्स के खिलाफ लड़ना है। इस तरह की इन्होंने, तो जो राजपूत थे और जो जाट थे उन्होंने भी इनका विरोध नहीं किया, ठीक है, वो भी इनके सपोर्ट में लड़ते थे। तो बहुत सारा एरिया, ठीक है। अगर आप बात करें, अगर ये इंडिया का मैप है, ये साम्राज्य यहाँ से शुरू होता था और ये दिल्ली और राजस्थान और उत्तर प्रदेश, वर्तमान उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड, इस एरिया को कवर करता था। तो बहुत तेज़ी से फैलने लगा। इनकी जो जीत थी उनसे ये लगने लगा कि भाई अब जो मराठे हैं वो दिल्ली तक पहुंच जाएंगे। लेकिन तभी क्या होता है कि इनकी डेथ हो जाती है बाजीराव प्रथम की। बाजीराव प्रथम एक चीज़ के लिए और फेमस थे, अगर आपको पता हो तो, मस्तानी। मस्तानी नाम की युवती के साथ इनके संबंध थे, ठीक है। अब मस्तानी के बारे में कई तरह के जो फैक्ट हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। कोई मस्तानी को कोई वैश्या बोलता है, कोई बोलता है कि भाई बुंदेलखंड के एरिया की राजकुमारी थी वो, ठीक है। तो अपने अपने फैक्ट हैं, लेकिन ये सच सच था कि मस्तानी नाम की युवती से इनके संबंध थे और शासन में उसका बहुत जो है हस्तक्षेप रहता था, ठीक है। तो 1740 में इनकी खैर डेथ हो जाती है। बाद में इनके बाद जो बनते हैं बालाजी बाजीराव, नए पेशवा बन के उभरते हैं, ठीक है। इनके टाइम पे जो है ना कि जो मराठा साम्राज्य है वो बिल्कुल अपने पीक पर पहुंच जाता है। इन्हीं के साम्राज्य में एक कोट बन के उभर के आता है कि भाई इतना तो तय हो गया है कि अब दिल्ली पर मुगलों का शासन तो नहीं होगा। मुगलों को इन्वेड कर दिया इन्होंने, दिल्ली पर फतह कर दी। पहली बार ऐसा हुआ था इनके शासनकाल में कि दिल्ली पर मुगलों का नहीं, किसी और का झंडा था, ठीक है। 1740 में ये बनते हैं और 1761 तक ये रहते हैं। जीतते जा रहे थे, जीतते जा रहे थे, जीतते जा रहे थे, लेकिन सबसे बड़ी गलती क्या होती है कि अफगानों से भिड़ जाते हैं ये। अफगानों में भी कौन? अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली से भिड़ जाते हैं ये। और अहमद शाह अब्दाली से कुछ इस तरह भिड़ जाते हैं कि अहमद शाह अब्दाली ने जो सिंध है, प्रांत है, वहाँ पे एक अपना पपेट बिठाया हुआ होता है और
मराठों जिन्होंने दिल्ली को भी इन्वेड कर दिया, दिल्ली को भी जीत ही लिया है, पपेट जो मुगल सम्राट है वो बस एक कठपुतली मात्र बन के रह गया है, सिंध में जाते हैं और अहमद शाह अब्दाली द्वारा जो नियुक्त जो गवर्नर या फिर जो रूलर होता है उसको हटाकर अपना रूलर अपॉइंट कर देते हैं। अहमद शाह अब्दाली को गुस्सा आ जाता है और वो प्लान करता है कि भाई अब मैं मराठों को नहीं छोड़ूंगा, और युद्ध जो है अवश्यंभावी हो जाता है, यानी कि अब डिसाइड हो जाता है कि भाई युद्ध तो होगा। और इसी क्लैश के साथ नींव पड़ती है पानीपत के तृतीय युद्ध की, जो लड़ा जाता है 1761 में। अहमद शाह अब्दाली और जो मराठा सेनाएं होती है सारी आमने सामने होती है एक दूसरे के। 1761 में युद्ध शुरू होता है और बहुत ही जल्दी जो मराठों की सेना है वो मर जाती है, तहस नहस हो जाती है। उसके रीजन कुछ और थे, जैसे पानीपत का जो मैदान है वो है एकदम प्लेन सपाट, ठीक है, और जबकि मराठों को कहाँ लड़ने का है अनुभव था, छापा मार युद्ध का, छुप कर युद्ध करते थे, ठीक है, कि एकदम से अटैक किया और बहुत सारे लोगों को मार दिया। तो आमने सामने का इनको अनुभव नहीं था, इस वजह से इनकी जो सेना थी वो जल्दी ख़त्म हो गई। हालांकि जिनकी जो सेना थी ना, अहमद शाह अब्दाली की सेना से काफ़ी बड़ी थी। दूसरा जो युद्ध इनकी हार का सबसे बड़ा रीजन रहा वो था आपका अकुशल नेतृत्व। पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों का जो नेतृत्व था वो किसने किया? सदाशिव राव भाव ने किया। नेतृत्व किसने किया? सदाशिव राव भाव ने किया, ठीक है। ये इनका बेटा था और अकुशल नहीं था लेकिन शॉर्ट टेम्पर्ड था, ठीक है, मतलब कुछ भी करने से पहले जो उसके परिणाम हैं उनके बारे में नहीं सोचता था। और यही सबसे बड़ी हार की वजह बनी कि बहुत लोगों ने समझाया कि भाई सामने की लड़ाई मत करो, हम हार जाएंगे, ठीक है, इसको अपने लैंड पे बुलाओ, वहाँ हराते हैं। लेकिन बात नहीं मानी इन्होंने, ईगो में पूरी मराठा सेना जो कि छापामार युद्ध में निपुण थी उसको आमने सामने के युद्ध में झोंक दिया। और अंततः क्या हो जाती है भाई? मराठों की हार। मराठों की हार हो जाती है। फिर एक जो है कथन, एक कोट वायरल होने लगता है कि मराठों की हार से इतना तो पता चल गया कि अब दिल्ली पर शासन कौन नहीं करेगा, यानी कि मराठे अब दिल्ली पर शासन नहीं करेंगे। इतनी बुरी हार होती है कि ऐसा बोला जाता है कि मराठा साम्राज्य के हर घर में से लगभग एक आदमी मरा था। और इसका सदमा लगता है हमारे बालाजी बाजीराव को। उनकी क्या हो जाती है? इससे डेथ हो जाती है, ठीक है। एक और रीज़न माना जाता है कि जो बाजीराव प्रथम थे उन्होंने हिंदू पद पातशाही की शुरुआत करी थी। और जब बालाजी बाजीराव जब पेशवा बने तो उन्होंने जो पद पातशाही थी उसको ख़त्म कर दिया, यानी कि जिन लोगों को पहले ये सपोर्ट करते थे, जिन लोगों से ये सपोर्ट लेते थे, राजपूतों से, जाटों से, उनको ये अटैक करना शुरू कर दिया। फलता क्या हुआ कि पानीपत के युद्ध में इन्हें साथ नहीं मिला, किसका? राजपूतों का, जाटों का नहीं मिला। ये इनकी हार का एक सबसे बड़ा कारण था। इन्होंने कहा कि दिल्ली में कब्जा कर लिया है, अब तो फिर हमसे ताकतवर कौन है, और इन्होंने इग्नोर कर दिया राजपूतों को और जाटों को। ये भूल गए बालाजी बाजीराव कि जो मराठों की शक्ति का जो कारण है वो नो डाउट इनकी पावर है, इनकी युद्ध कौशल क्षमता है, लेकिन हिंदू पातशाही जिसमें एक बड़ा रोल निभाती है, ठीक है। तो ये भूल गए और ये सबसे बड़ा रीजन रहा। 1761 में कब हुआ आप याद रखेंगे? पानीपत का युद्ध 1761 में किसने नेतृत्व किया? सदाशिव राव भाव ने किया। कौन जीता? अहमद शाह अब्दाली जीता, ठीक है। और राजपूत और जाटों ने किसी का साथ नहीं दिया, वो एक अलग कोने में पड़े रहे, ठीक है।
अब जब बालाजी बाजीराव की डेथ हो जाती है इससे, तो जो मराठा साम्राज्य एक बन के खड़ा होता है वो कहीं ना कहीं बिखरने लगता है, क्योंकि क्या शुरू हो जाता है यहाँ पे, उत्तराधिकार की जंग शुरू हो जाती है। माधवराव को बनाया जाता है भाई, पानीपत के युद्ध के बाद जब बालाजी बाजीराव की डेथ हो जाती है तो किसको बनाया जाता है भाई, माधवराव को पेशवा बनाया जाता है, पेशवा। लेकिन उसकी भी डेथ हो जाती है, उसको मतलब किसी ने जहर दे दिया होता है, ठीक है। हाँ, तो माधवराव का जो चाचा था रघुनाथ राव, सुना जाता है कि उसी ने जहर दिया, जिसको रघुवा भी कहा जाता है। इसकी पेशवा बनने की महत्वाकांक्षा थी, ठीक है। लेकिन खैर इसको पेशवा नहीं बनने दिया जाता है। क्या होता है कि भाई जो महादजी जी सिंधिया होते हैं और नाना फडणवीस के नेतृत्व में एक क्या होती है, परिषद, जो परिषद होती है उसका एक गठन होता है। प्लस क्या होता है कि जो मराठा साम्राज्य होता है, ठीक है, वो एक नहीं होता है, एक होकर लड़ते हैं लेकिन अलग अलग यूनिट में डिवाइड होता है। जैसे आज हमारा इंडिया है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ऐसे ही जो मराठा साम्राज्य है वो भी कई सारे सेक्ट में विभाजित होता है। जैसे खास करके सेंटर में रहते हैं भाई पेशवा, ठीक है, जो सेंटर होते हैं मराठा साम्राज्य की, और ये रहते हैं पूना में, ठीक है। इसके अलावा इंदौर, होलकर जो होते हैं वो रहते हैं इंदौर में, ठीक है। और ग्वालियर में कौन रहते हैं, सिंधिया रहते हैं। माधवराव सिंधिया आपने सुना होगा ना, इनका आजकल नाम है ना, ये हमारे एविएशन मिनिस्टर है। गायकवाड़, आपने सुना होगा गायकवाड़, ये बड़ौदा में रहते हैं, जो आज गुजरात में है, रहते थे। और इसके अलावा भोसले, ये रहते थे नागपुर में, ठीक है। तो इन पांचों से मिलकर पूरा मराठा साम्राज्य कंप्लीट होता था। यानी कि पांचों सेक्ट थे जिनको हेड करते थे पेशवा। पेशवा रहते थे पूना में, सिंधिया रहते थे ग्वालियर में, होलकर रहते थे इंदौर में, भोसले रहते थे नागपुर में, गायकवाड़ रहते थे बड़ौदा में, ठीक है। तो ये इनकी संरचना थी। खैर जो महानजी सिंधिया हैं और नाना फडणवीस के नेतृत्व में माधवराव की डेथ के बाद एक परिषद बन जाती है, जो प्रोटेक्ट करने के लिए बनी होती है पेशवा को, ठीक है। और रघुनाथ राव जो पेशवा बनना चाहता है वो जाके मिल जाता है अंग्रेज़ों से, ठीक है। और अंग्रेज आ जाते हैं अटैकिंग मोड में, ठीक है। तो अंग्रेज़ों से मिलता है कि भाई मेरे को पेशवा बना दो और आप जो चाहोगे वो करेंगे, जो जागीर मांगोगे वो जागीर दे देंगे, जो संपत्ति मांगोगे संपत्ति दे देंगे। तो ये 1775 में करता है सूरत की संधि। पूछ लेता है एग्जाम में कि सूरत की संधि कब हुई थी, तो 1775 में सूरत की संधि हुई थी, ठीक है। अब संधि कर लेता है, अंग्रेज एग्री कर जाते हैं कि भाई चलो इसको पेशवा बना देते हैं, और पहला आंग्ल मराठा युद्ध शुरू होता है, जो 1775 में शुरू होता है और 1782 तक चलता है, ठीक है। 1782 में हालांकि इस युद्ध का कोई रिजल्ट नहीं निकलता, ना तो मराठे जीत पाते हैं ना अंग्रेज जीत पाते हैं, क्योंकि मराठे असंगठित हुए हैं, कमज़ोर नहीं हुए हैं, ठीक है। सेना वही है, संपत्ति वही है ना। असंगठित हो गए वो लोग लेकिन कमज़ोर नहीं होते हैं। तो इस वजह से अंग्रेज कहते हैं कि आओ भाई संधि कर लो। तो 1782 में एक संधि होती है, सालवाई की संधि, ठीक है। सालवाई की संधि, ये दोनों पूछे गए हैं एग्जाम में। सूरत की संधि 1775 में, 1782 में सालवाई की संधि। तो इन दोनों को आपको याद रखना है, ठीक है। बाद में क्या होता है कि जो आपका बाजीराव द्वितीय है वो पेशवा बन जाता है, और बड़ा अयोग्य पेशवा होता है, ठीक है। अंग्रेज इसको फिर अटैक की धमकी देते हैं, और क्या कहते हैं, 1802 में आके वो कर लेता है बासीन की संधि। इन संधियों को बहुत ध्यान से याद करके जाना है, पीडीएफ में आपको प्रोवाइड करा दी गई हैं ये सारी चीज़ें, तो आप इनको याद कर लेंगे। वासीन की संधि, ठीक है। वासीन की संधि के तहत क्या होता है कि भाई एक अंग्रेज़ों की अधीनता स्वीकार कर लेता है कि भाई हमको प्रोटेक्ट करो,
और हम तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, बस हमें प्रोटेक्ट करो, ठीक है, आप हमारे टेरिटरी में आ जा सकते हो, ठीक है। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध होता है इसी दौरान में। और फाइनली जो तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध होता है वो 1817 के समथिंग होता है, 1817-18 में, और फाइनली हार हो जाती है और जो पेशवा है उसको उठा के भाई कानपुर भेज दिया जाता है, ठीक है। पिंड और इन पर आरोप अटैक किस लिए किया जाता है, देखो अंग्रेजों को तो हड़पना रहती है चीज़ें, ठीक है, बस इन पे आरोप ये लगाया जाता है कि भाई ये पिंडारियों का साथ दे रहे थे और पिंडारियों के दमन दमन का सहारा लेके इनको टारगेट किया जाता है और इनको हरा दिया जाता है। तो ये था आपका मराठा साम्राज्य। संधियाँ याद रखो, 3 संधियाँ मेजर आपकी। 1775 में सूरत की संधि, 1722 में सालवाई की संधि है, और 1802 में बासीन की संधि। इनको याद करने की तकनीक क्या है, सुशासीन, सूरत, सालवाई, बासीन, सुशासीन, ठीक है। 75, ठीक है, उसके बाद 82 और 1802, सुशासीन, सुशासीन, यानी कि इनकी ट्रिक क्या हो गई याद करने की कि सुशासन, अंग्रेज के मराठा किसके लिए फेमस थे, अपने सुशासन के लिए, ऐसे याद रखेंगे, सुशासन के लिए फेमस थे, यानी कि सुशासन से आपका टर्म निकलता है सुशासीन, ठीक है। सूरत, सालवाई और बासीन, ठीक है, तो आप इसको याद रखेंगे। पंजाब हमारा नेक्स्ट। नेक्स्ट है हमारा पंजाब। सिख रिलीजन यहीं पे पैदा हुआ। तो हमारे जो 10वें गुरु थे, ठीक है, और जो गुरु गोविंद सिंह, 10वें गुरु गोविंद सिंह जी, ठीक है। इससे पहले मतलब सिख रिलीजन एक था, मतलब अपने जो नॉर्मल पेस है उसमें चल रहा था। अ, गुरु नानक देव जी के टाइम पे मतलब सिर्फ स्पिरिचुअलिज्म पे फोकस था। जो हमारे गुरु अर्जन देव जी थे, वहाँ से क्या था, जो ये सिख धर्म है वो पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखता है। पॉलिटिक्स इन नॉट द सेंस कि भाई सत्ता हथियाने आने का, मतलब सही का साथ देने की, ठीक है ना, कि जहांगीर के का जो बेटा होता है उसको सपोर्ट कर देते हैं, औरंगजेब का जो भाई होता है उसको सपोर्ट कर देते हैं। उस चक्कर में हमारे जो 2 गुरु हैं उनकी नृशंस हत्या कर दी जाती है मुगलों के द्वारा, ठीक है। फाइनली 10वें गुरु गोविंद सिंह जी हमारे जो 10वें और अंतिम गुरु हैं, इन्होंने सिख धर्म को एक आर्मी के रूप में संगठित करना शुरू कर दिया, ठीक है। और इनका पूरा पक्का इरादा था ऐसा कि भाई अब हम जो मुग़ल हैं ना उनके सामने झुकने वाले नहीं हैं, अब उनके हर वार का जवाब दिया जाएगा, ठीक है। खैर बाद में गुरु गोविंद सिंह जी की डेथ हो जाती है और उसके बाद ये जो पंजाब को संगठित करने का, पंजाब को एक ये इकाई के रूप में संगठित करने का जो सपना होता है वो फिर से बिखर जाता है। और जो सिख धर्म है ना वो 12 मिसलों में विभक्त हो जाता है, 12 मिसल। ये क्वेश्चन यूपीएससी में कह रहा हूँ, एसएससी में पूछा गया है कि सिख धर्म कितने मिसलों में डिवाइडेड था, तो सिख धर्म 12 मिसलों में विभाजित था। इनमें से एक मिसल हुआ करता था सुकर चकिया मिसल, सुकर चकिया मिसल। सुकर चकिया मिसल क्या था कि 12 मिसल थे, उन्हीं में से एक था सुकर चकिया मिसल। इसी सुकर चकिया मिसल के एक रणजीत सिंह थे,
महाराजा रणजीत सिंह, जिन्हें बाद में महाराणा रणजीत सिंह के नाम से जाना गया। इन्होंने जो पंजाब है उसको एक यूनिट के रूप में दोबारा से खड़ा करना शुरू करा। ठीक है। और इनको सफलता कब मिली कि जब शाहजहां था, एक अफगान शासक था, अफगान शासक इंडिया में किसी अपने अभियान पे था, भारी भरकम तोपें लेके युद्ध करने के लिए आया था, जा रहा था वापस। उसकी जो नावें हैं वो फंस जाती हैं चिनाब नदी में, और हमारे जो महाराजा रणजीत सिंह होते हैं उसकी हेल्प कर देते हैं। उसके बदले में उनको कई सारे हथियार और संपत्ति मिल जाती है, और इसी के साथ, इसी संपत्ति, इन्हीं हथियारों के साथ पंजाब को एक यूनिट में पिरोने का काम करते हैं महाराजा रणजीत सिंह। ठीक है। एक पंजाब राज्य बन के सामने आ जाता है। और इसमें क्या होता है कि भाई पंजाब साम्राज्य में सिर्फ इंडियन, आज के वर्तमान इंडियन पंजाब का हिस्सा नहीं होता है, बल्कि पाकिस्तानी पंजाब का भी बहुत सारा हिस्सा होता है। इनफैक्ट पंजाब से भी आगे मुल्तान, पेशावर, लाहौर, कराची, ये सारे हिस्से पंजाब का हिस्सा होते हैं। ठीक है, पंजाब साम्राज्य का हिस्सा होते हैं। ठीक है। इसके अलावा अंग्रेज बहुत ज़्यादा प्रभावशाली हो गए थे। 1802 तक वो मराठाओं को भी क्रश कर चुके थे सालवाई की संधि के साथ। ठीक है, सॉरी, बासिन की संधि के साथ में। तो उन्हें कोई अंग्रेज़ों को कोई ऐसी पावर नहीं चाहिए थी इंडिया में जो उनसे आगे निकले या उनसे इंडिपेंडेंट हो। महाराजा रणजीत सिंह के साथ संधि की जाती है 1809 में, जिसे बोला जाता है अमृतसर की संधि। बहुत पूछी जाती है एग्जाम में संधि। अमृतसर की संधि कब हुई थी? 1809 में अमृतसर की संधि हुई थी। ठीक है। और किसने करी थी? उस समय कौन था जो गवर्नर जनरल था? उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल होता था, भारत का गवर्नर जनरल नहीं होता था 1809 में। तो बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? मिंटो फर्स्ट। मिंटो फर्स्ट ने महाराजा रणजीत सिंह के साथ क्या थी, संधि की, अमृतसर की। ठीक है। कुछ दिनों तक सब कुछ शांति से चलता रहा, लेकिन महाराणा रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद क्या था, वही उत्तराधिकार का युद्ध शुरू हो गया इनके बीच में। मतलब पंजाब में भी उत्तराधिकार का युद्ध शुरू हो गया, और जो पंजाब की जो सत्ता थी ना, बिखरने लगी। और अंग्रेज इसी मूवमेंट का तो वेट कर रहे थे कि तुम लड़ो और हम तुम पे कब्जा करें। ठीक है। फाइनली 1846 में प्रथम आंग्ल सिख युद्ध लड़ा जाता है। आंग्ल सिख युद्ध लड़ा जाता है। ठीक है। एक तरह से इसमें पंजाब की हार हो जाती है, लेकिन फिर भी अंग्रेज इस पर पूरी तरह कंट्रोल करने के मूड में नहीं होते हैं, इसलिए वो करते हैं लाहौर की संधि। कब होती है ये? 1846 में लाहौर की संधि होती है, जिसके तहत मतलब पंजाब पे कुछ शर्तें थोपी जाती हैं कि भाई लिमिटेड आर्मी रखोगी आप लोग। इसके अलावा जो अंग्रेज़ों का एक जो रिप्रेजेंटेटिव है वो हमेशा आपके यहाँ प्रेजेंट रहेगा। अंग्रेज़ों की एक छावनी है वो आपके यहाँ हमेशा प्रेजेंट रहेगी। इसके अलावा खजाने पर पूरा नियंत्रण, जो पंजाब का जो भी खजाना था, ट्रेजर था, उस पर पूरा नियंत्रण अंग्रेज़ों ने स्थापित कर लिया। ठीक है। तो कुछ दिनों तक ये चलता रहता है, लेकिन जल्द ही 1849 में द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध होता है। युद्ध होता है और पंजाब की बुरी तरह हार हो जाती है। ठीक है। और पंजाब को मिला लिया जाता है, पंजाब ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बन जाता है, हिस्सा बन के रह जाता है, हिस्सा बन के रह जाता है। तो ये पंजाब की थी हिस्ट्री, शॉर्ट थी, ठीक है, लेकिन काफ़ी इफेक्टिव थी। ठीक है। महाराणा रणजीत सिंह की वजह से बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई। अच्छा, एक क्वेश्चन हमेशा एसएससी में पूछा जाता है, एसएससी में या फिर जो आपके स्टेट पीएससी वाले एग्जाम होते हैं, कि महाराजा रणजीत सिंह को किसने भारत का नेपोलियन कहा था? महाराजा रणजीत सिंह को
किसने भारत का नेपोलियन कहा था? किसने भारत का नेपोलियन कहा था? ठीक है, बहुत बार पूछा गया है, यूपीपीएससीएस का तो फेवरेट क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल का फेवरेट क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो विक्टर जकामा ने कहा था, विक्टर जकामा ने इनको जो भारत जो रणजीत सिंह को भारत का नेपोलियन कहा था। ठीक है, चलिए इस सीरीज में हमारा जो नेक्स्ट है वो है त्रावणकोर। त्रावणकोर, वर्तमान जो त्रावणकोर है वो कहाँ पाया जाता है? केरल में पाया जाता है। तो त्रावणकोर एक रियासत के रूप में पहले इतना फेमस नहीं था, एक रियासत थी जो पीसफुली रहने की कोशिश कर रही थी। ठीक है, आर्थिक समृद्धि अपने चरम पर थी उस टाइम पे, लेकिन उस टाइम पे हिस्ट्री में जिक्र उन्हीं लोगों का किया जाता था जो अपनी लड़ाइयों की वजह से, अपनी युद्ध कला की वजह से फेमस रहते थे। तो एक भारत के किसी एक कोने में पड़ी हुई शांति से रन कर रही थी ये रियासत। तभी यहाँ पे एक राजा होते हैं, राजा मार्तंड वर्मा। उनके टाइम पे ये रियासत जो है टॉक ऑफ द टाउन बनकर उभरती है, यानी कि चर्चा का जो है केंद्र बनकर उभरती है। ठीक है, और क्यों बनकर उभरती है? कि भाई कला को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जाता है, खास करके चित्रकारी को, खास करके चित्रकारी को बहुत ज़्यादा फेमस वो किया जाता है। ठीक है, उनका इन्हीं के टाइम पे एक चित्रकार होते हैं जिनका नाम होता है रवि वर्मा। इतनी अद्भुत चित्रकला कि इनको भारत का पिकासो तक कह दिया जाता है, लियोनार्डो दा विंची तक कह दिया जाता है। और इतनी इफ़ेक्टिव थी इनकी कलाकारी कि जो त्रावणकोर का राजा था ना, उसने इनको राजा की उपाधि से नवाजा, इसलिए इसको जाना जाता है राजा रवि वर्मा के नाम से। ठीक है, और इनकी जो यूएसपी थी चित्रकला की, वो ये थी कि जो यूरोपियन कला शैली थी, जो यूरोपियन कला शैली थी उसको हमारी जो पौराणिक कला शैली उसके साथ मिक्स करने का प्रयास किया राजा रवि वर्मा ने। क्या थी इनकी यूएसपी? कि यूरोपीय कला को पौराणिक कला से जोड़ा इन्होंने, पौराणिक कला से जोड़ा। ठीक है, तो ये रियासत ऐसे ही चलती रही। आज़ादी के टाइम पे जब प्रिंसली स्टेट को ये बोला गया कि भाई या तो आप पाकिस्तान में मिल जाओ या हिंदुस्तान में मिल जाओ, और या फिर इंडिपेंडेंट हो जाओ, तो त्रावणकोर ने चुना कि भाई हम इंडिपेंडेंट रहेंगे। इंडिपेंडेंट रहेंगे, और इन्होंने खुद को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया, अपना कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह बना दिया, और कुछ लोगों से मान्यता लेने की कोशिश की। और किसका लालच दिखा कि भाई केरल में थोरियम बहुत पाया जाता है, और थोरियम क्या था, उस एनर्जी का सोर्स होता है वो। ठीक है, एक्सट्रैक्ट करके इससे एनरिच मतलब चेन रिएक्शन में उसको यूज किया जा सकता है। तो थोरियम का लालच देके इन्होंने इंडिपेंडेंट होने की कोशिश की और लोगों से मान्यता प्राप्त करने की कोशिश की। लेकिन वही कि राजा चाहता था कि भाई हम इंडिपेंडेंट रहें, लेकिन जनता चाहती थी भारत में रहे। जनता चाहती थी कि भाई हम भारत में रहें। ठीक है, प्रोटेस्ट शुरू हो गए। ठीक है, यहाँ के जो दीवान थे सीपी रामास्वामी, बहुत फेमस है, नाम याद रखोगे अपने कामों की वजह से। ठीक है,
इन्होंने प्रदर्शनकारियों पे गोलियां चलवा दी, हजारों लोग मारे गए। ठीक है, इसी कारण इनको क्या बोला जाता है कि भाई ये तो इंडियन जनरल डायर हैं, ये तो इंडियन जनरल डायर हैं। ठीक है, तो ये अपनी हरकतों के कारण, मतलब अपनी हीनियसटी, अपनी मतलब घृणा के कारण इनको काफ़ी याद किया जाता है। फाइनली क्या होता है कि जो त्रावणकोर है ना, वहाँ से जो राजशाही है उसको हटा दिया जाता है और कि जो त्रावणकोर है उसको इंडिया में मिला लिया जाता है। ठीक है, चलिए जो लास्ट है हमारा, रियासत नहीं है, एक राजा के बारे में डिस्कस करेंगे। राजा जयसिंह द्वितीय। ठीक है, ये एक ऐसे राजा थे जो अपने स्टेट के चहुमुखी विकास के लिए जाने जाते हैं। आप कला ले लो, आप वास्तुकला ले लो, ठीक है, आप साइंस ले लो, आप टेक्नोलॉजी ले लो, यानी कि उस टाइम पर जब ब्रिटेन में बड़े बड़े वैज्ञानिक साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में सोचते थे, उस टाइम पे इन पर्सन ने जो थी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में सोचा। ठीक है, और सबसे बड़ी अचीवमेंट इनकी क्या थी कि 1727 में इन्होंने जयपुर शहर की नींव रखी। जयपुर शहर की नींव रखी। तो जयपुर शहर किसने बसाया था? राजा जयसिंह द्वितीय ने बसाया था। कब बसाया था? ये 1727 में। राजस्थान वाले जो बच्चे हैं और या फिर एसएससी वाले बच्चे हैं, पूछा है, ये नहीं पूछा जाता कि जयपुर किसने बसाया था, ये पूछा जाता है कि जयपुर का जो आर्किटेक्ट था वो कौन था। तो इसके बारे में भी हम जान लेंगे। जयपुर के जो आर्किटेक्ट थे वो थे विद्याधर भट्ट। ठीक है, इन्होंने क्या किया कि भाई इनका बड़ा एस्ट्रोनॉमी जो है, एस्ट्रोनॉमी में इनका बड़ा इंटरेस्ट था। ठीक है, तो इन्होंने एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड बड़े काम किए। इन्होंने एक खगोलीय सारणी बनवाई, सारणी, जिसमें हम देखा जा सकता था कि भाई किस ग्रह की पोजीशन क्या होगी, किस टाइम पे कौन सा ग्रह कहाँ पे होगा। ठीक है, और इसको नाम दिया इन्होंने जिज मोहम्मद शाही। किसके नाम पे? मोहम्मद शाह। उस समय बादशाह जो था मोहम्मद शाह। ठीक है, यूक्लिड की रेखा गणित, यूक्लिड की रेखा गणित। ठीक है, यूक्लिड थे ना जिन्होंने रेखा गणित लिखी थी, अलजेब्रा, उसका संस्कृत में अनुवाद किया है इन्होंने, अनुवाद किया। इसके साथ ही अश्वमेध यज्ञ करने वाले अंतिम राजा, यज्ञ करने वाले अंतिम राजा थे। ठीक है, बहुत ही प्रोग्रेसिव, सती प्रथा को खत्म करने की कोशिश करी इन्होंने, विधवा विवाह को प्रमोट करा। ठीक है, बाल विवाह को प्रतिबंधित करने की कोशिश की। तो अपने अद्वितीय कामों की वजह से हिस्ट्री में इनको अलग से याद किया जाता है, देसी राज्यों के उदय के बीच में। तो ये हमारी जो यूनिट 2 थी हिस्ट्री की, देसी राज्यों का उदय, मुगल साम्राज्य के पतन के क्रम में ये दूसरी यूनिट थी। तो ये आज हमारी कंप्लीट हो गई है। अगली बार हम मिलेंगे हिस्ट्री के सेशन में एक नई यूनिट के साथ और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ। ठीक है, उनको डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।